नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ गए हैं ग्रुप कैप्टन डॉक्टर एमजे विनोद। जी हाँ, वही पद्मनाभ स्वामी के लॉक वाले। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ में बेल आइकॉन भी अवश्य दबाएं। तो विनोद जी, स्वागत है आपका एक बार फिर। पद्मनाभ स्वामी लॉक तो अभी भी नहीं खुल रहा है। अभी सुना कि हैंगर में है, अच्छा। बाहर नहीं है, लेकिन वो लॉक तो ये लोगों को जाके अभी पता टेकना होगा। मुझे लगता है बताया नहीं अभी तक किसी ने इनको। सम हश हश जॉब इज गोइंग ऑन विद इन द हैंगर। क्या कर रहे हैं इतना हश हश ये लोग? गॉड ओनली नोस। विंग स्प्लिट कर रहे होंगे, बिकॉज बिना विंग को निकाले उसी 17 में घुसेगा नहीं। हाँ, यही एक कुछ होगा। स्पेशल ट्रॉली आती है जिसमें फ्यूज चला जाता है और दाएं बाएं विंग चली जाती है। तो ये ओके। कार्टेड कंडीशन में ही लाते हैं। तो ये जो पूरा एपिसोड हुआ है और इस समय हमारा कहीं चल कहीं रहा है फ्लाई भी साहब नहीं कि करते हैं ये लोग, फिफ्थ टेक्नोलॉजी बाद जनरेशन। में चला। ओके, तो ये जो फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट की बात चल रही है और डिफेंस मिनिस्ट्री कंसिडरिंग के साथ फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट आना चाहिए। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि साहब ये जो आपका फिफ्थ जनरेशन की जो बात कर रहे हैं, तो ये अभी हमारे यहाँ डिफेंस मिनिस्ट्री में कंसिडरेशन चल रहा है। देयर इज अ रिकमेंडेशन फ्रॉम द आईएएफ, आई एम टोल्ड, साहब फिफ्थ जनरेशन या स्टॉप गैप चाहिए हमको 3 स्क्वाड्रन। तो ये जो आपका F-35 है, ये फिफ्थ जनरेशन में बैठता भी है या खाली मटेरियल बना दिया इसलिए फिफ्थ जनरेशन हो गया? मेरा तो इसके ऊपर से दिल उठ गया। देखिए, फिफ्थ जनरेशन वैसे कोई वाटर टाइट रूल नहीं है। कहीं किसी ने लिखा नहीं है, कोई ऐसा कोई कागज नहीं है जो ये कहता है कि फिफ्थ जनरेशन फाइटर्स की ये कैटेगरी होनी चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। बट जनरली एक एक्सेप्टेड नॉर्म्स में बता रहा हूँ। कोई कोई लोग जैसे हमारा हम उस पे आते हैं क्योंकि हमारा शीर्षक भी हुई है एमका पे भी बात करेंगे, जब बात करेंगे तो उसके बारे में बताता हूँ। लेकिन जनरली एक्सेप्टेड नॉर्म ये है कि आई थिंक इसके 6 या 7 बिंदु हैं। सबसे पहला बिंदु जो है, सुपर क्रूज होना चाहिए। दैट मीन्स कि वो ध्वनि से तेज क्रूज करे बिना आफ्टर बर्नर के। आफ्टर बर्नर वो चीज है जो हवाई जहाज के, जो फाइटर जहाज के पीछे जो आग जैसा निकलता है, उसको आफ्टर बर्नर कहते हैं। हम लोग उसको रीहीट कहते हैं इंडिया में। तो रीहीट में क्या होता है, जैसे पिछली बार भी हमने डिस्कस किया था, रीहीट में तेल की खपत एकदम 10 गुना बढ़ जाती है। अगर क्रूज में अगर आप 14 से 15 किलो प्रति किलोमीटर अगर इस्तेमाल करते हैं, तो वो बढ़ के काफी काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो सुपर क्रूज ऐसा है जो बिना रीहीट के क्रूज कर पाए। सो वो एक कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। दूसरा, रेडार क्रॉस सेक्शन उसके कम से कम हो। 0 तो नहीं हो सकता, लेकिन कम से कम हो, ताकि जो अभी एग्जिस्टिंग रडार्स हैं वो इसे पिकअप ना कर पाए। अभी एग्जिस्टिंग रडार्स में भी कुछ चीजें हमें समझना जरूरी है। अभी के जो रडार हैं वो है एक्स बैंड और के यू बैंड में। सो एक्स बैंड और के यू बैंड के जो रडार हैं, इसीलिए एक्स बैंड और के यू बैंड में है क्योंकि टेक्निकल है, बट संक्षेप में ये बताऊं कि एक्स बैंड और के यू बैंड रडार में पावर हैंडलिंग, बीम शेपिंग, ये सारी चीजें आसानी से कर सकते हो आप। जब उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, जैसे VHF हेलो। और फ्लाई बैक वोल्ट, ये सारी चीजों पे इश्यूज आने लगते हैं VHF रडार में। जबकि हमारा पुराना जो रडार था, जैसे हमने पिछले कार्यक्रम में भी डिस्कस किया था, जो आप देख चुके हैं उत्तर लय में, वो था VHF रडार। वो रडार अगर आप देखते हैं तो टीवी एंटेना की तरह इतना लंबा होता है, काफी लंबा होता है उसका एंटेना, और डंडियां होती हैं उसमें बहुत सारी। तो वो VHF रडार में तो पकड़ में आ जाता है क्योंकि इसकी RCS
ऐसा है कि VHF रडार में आ जाता है। एक और रडार है जिसको कहते हैं OTHB, ओवर द होराइजन बैक स्कैटर, जो हाई फ्रीक्वेंसी में काम करता है, उसमें भी ये पकड़ में आ जाता है। सो RCS जितना कम हो, रडार क्रॉस सेक्शन जितना कम हो, उतना दुश्मन के रडार को दिखने में कठिनाई होती है। अब RCS अपने आप में ही एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। RCS जो है हवाई जहाज का, फ्रंट और साइड और टॉप और बॉटम में बहुत फर्क होता है। वो इट इज नॉट अ कांस्टेंट वैल्यू, कहने का मतलब ये है। तो अगर हवाई जहाज इस तरह से आ रहा है हमारे तरफ, तो RCS तो बहुत बड़ा है, लेकिन हवाई जहाज तो नॉर्मली हमारे तरफ इस तरह आता है, तो सामने की RCS बहुत कम होती है। जब साइड ऑन होता है तो RCS ज्यादा हो जाता है, क्योंकि जहां विंग और फ्यूजलाज मीट करते हैं, वहां एक कॉर्नर रिफ्लेक्टर जैसा बन जाता है, जहां से ये रिफ्लेक्ट करने लग जाता है रडार एनर्जी। सो RCS हर लहजे से कम हो, वो सेकंड कैटेगरी हो गया। दूसरा, उसके अपने जो रडार है, जिस F-35 या अभी जो भी 5th जनरेशन फाइटर के अंदर जो रडार है, वो लो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेप्ट रडार को LPIR बोलते हैं उसको। ना वो लो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेप्ट रडार भी बहुत एक बढ़िया टेक्नोलॉजी। ये क्या यूज करता है, ये जो अंतरिक्ष से आने वाली जो नॉइज है, जो डीप स्पेस से जो आता है नॉइज, हम्म पहले पुराने जमाने में हम रेडियो जब ऑन करते थे, एक आवाज आती थी, वो जो नॉइज है, उस नॉइज को राइड करता हुआ रडार है ये। अब LPI रडार में हम चाहे एक छोटा प्रोग्राम या कभी बड़ा शॉर्ट्स कभी कर सकते हैं। संक्षेप में ये बताऊं, LPI रडार जो है, वो जो अंतरिक्ष से आने वाली जो नॉइज है, उसको रीड करता है, उसको मिमिक करके अपना एनर्जी बेचता है। वो हम्म भी उसकी जो इंटरवल कांस्टेंट नहीं होती। तो दुश्मन, हाँ, तो स्टेल्थ के बारे में बता रहा था मैं। हम्म तो स्टेल्थ का जो है, तीन चीजें हमने डिस्कस करी। एक तो विजुअल, जिसमें 0 नंबर है इसको। ऑरल 4 से 5 मार्क दूंगा अगर 10 में से। RCS, सो इसी में है सारा सारा कुछ खेल, क्योंकि दूर से अगर दुश्मन को देख लेता है कोई चीज, वो है रेडार, एयर टू एयर रेडार हो या ग्राउंड टू एयर रेडार हो। सो रेडार से बचने का जो प्रणाली है, इसमें ही सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी है। और इसमें क्या क्या टेक्नोलॉजी है? इसमें रडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल है, RAM जिसको कहते हैं। फिर इसकी जो डिजाइन ऐसी है, जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करके रडार एनर्जी को रिफ्लेक्ट नहीं होने देता है। तो द एनर्जी डजंट गेट रिफ्लेक्टेड बैक टू इट्स सोर्स, इट गेट्स स्कैटर्ड, इधर उधर चला जाता है। तो एरोडायनेमिकली इसीलिए ये थोड़ा सा, इट इज नॉट वेरी एज गुड एज Su-30। सो इट इज नॉट डिजाइंड फॉर अ वेरी क्लोज कॉम्बैट, दूर से मार के भाग जाने का इसका जो इरादे से बना हुआ जहाज, तो दुश्मन के रडार में ना आए, वो एक है। और दूसरा, इसकी जो डेटा फ्यूजन है, तो वो जिस वजह से ये 15 दिन बाहर रहा, वो ये डेटा फ्यूजन के चक्कर में। इनफैक्ट US को ये भी मालूम था, हम शुरू शुरू में 3-4 साल पहले की बात बता रहा हूँ, या 5-6 साल पहले की बात बता रहा हूँ, जब हमारे एयरफोर्स चीफ गए थे वहां, और हम रुचि दिखा रहे थे इस जहाज में। उन्होंने एयरफोर्स चीफ को अंदर नहीं जाने दिया, बाहर बाहर से दिखा के हम्म बोला कि अंदर नहीं जा सकते, हमारे एयरफोर्स चीफ को, जबकि अच्छा हम इसमें रुचि दिखा रहे थे। तो हम्म डेटा फ्यूजन, जिस तरह से डेटा को प्रेजेंट किया गया, ये चीज जो है ना, टेक्नोलॉजी जो मैं पिछली बार भी डिस्कस कर रहा था, वो है इनका फोर्टे, ये क्राउन ज्वेल है इनका। तो हम्म ये अगर इसी का पैसा ले रहे हैं ये लोग, बैकएंड में बनाया होगा, किसी भारतीय ने ही बनाया होगा, लेकिन पैसा इसी का तो है अब इनका। आपके कहने से तो ये लगता है कि एज टेक्नोलॉजी ग्रोज,
तो ये आरसीएस वाला तो रिडंडेंट किया जा सकता है, फिर क्या फ़ायदा हुआ है इतना सब तमाशा करने का? नहीं, रिडंडेंट कर नहीं सकते हैं सर, क्योंकि एयर टू एयर रडार जो है उसका हुँ, फ्रीक्वेंसी हम कम नहीं कर सकते, वीएचएफ या एचएफ नहीं कर सकते। एयर टू एयर रडार अभी भी यू नो के यू और एक्स बैंड में ही है, के यू बैंड में अच्छा वो इनफैक्ट, ऑप्टिकल नहीं हो क्योंकि सकता वो वो, लेकिन एंटेना हमने तो साइज छोटा रखना बहुत जरूरी है एयर अभी टू तो एयर रडार डीआरडीए में। ने बोला कि साहब कि वो ऑप्टिकल रेडार जो है वो चला रहा है, बना रहा है और वो लगाएगा। वो बना रहा है, बिल्कुल बना रहा है, बट ऑप्टिकल जो कोल्स कहते हैं हम उसको, वो भी बहुत कारगर है, बट उसमें टेम्परेचर डिफरेंस होना जरूरी है फ्रॉम द बैकग्राउंड। अगर बैकग्राउंड टेम्परेचर के साथ ये मर्ज कर जाएगा, ऑप्टिकल हुँ, रडार का जो एफिशिएंसी जो है, ऑप्टिकल रडार की एफिशिएंसी मैथमेटिकली कैलकुलेटेबल नहीं है। जैसे रडार की रेंज जो है, देयर इज अ मैथमेटिकल फॉर्मूला फॉर रडार रेंज। ऑप्टिकल रडार जो है, ऑप्टिकल होने के वजह से क्लाउड, फॉग, इन सब चीजों से अफेक्ट कर जाता है। जब हाई ऑल्टीट्यूड में बहुत ही कारगर है, इनफैक्ट ये जो ऑप्टिकल रडार से आप इसको रडार से भी पहले पिकअप कर सकते हैं, इफ द सिचुएशन इज वेरी गुड, जो हाई ऑल्टीट्यूड में होता है। तो ऑप्टिकल रडार का प्लानिंग पैरामीटर में हम इसको ले नहीं सकते हैं, तो ये एक एक इशू जरूर है। और बाकी डेटा फ्यूजन और डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी में जो कमांड एंड कंट्रोल, एयरबोर्न कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की तरह ये काम कर सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी, F-35 आपस में दे कैन शेयर डेटा, दे कैन बिकम लाइक अ सिंगल एंटिटी एंड वर्क लाइक अ सिंगल एंटिटी। ये एक बहुत बड़ी चीज है F-35 के टेक्नोलॉजी में, जिसका ये पैसा लेते हैं। और ऑफ कोर्स मल्टी रोल कैपेबिलिटी होना ही चाहिए, एयर डोमिनेंस के साथ साथ सारी चीजें, हरफन मौला जिसको कहते हैं ना हम अंग्रेजी में, हुँ। हिंदी में हरफन मौला होना जरूरी है। अच्छा ये सो जो ये सारी हुँ, सॉरी प्लीज़ कंप्लीट। हाँ, हो गया, पूछिए सर। कह रहा हूँ कि अभी जो मिनिस्ट्री में जो न्यूज़ आ रही है कि साहब की मिनिस्ट्री इज़ कंसिडरिंग फ्रॉम बाइंग 3 स्क्वाड्रन्स फ्रॉम अ फ्रेंडली नेशन। तो अब ऑफिशियली तो अमेरिका भी फ्रेंड ही है, हालाँकि हरकतें वो उल्टी करता रहता है, और रशिया भी फ्रेंड ही है। तो हम ये मानते हैं कि भई ये दोनों में ये चल रहा है कि साहब SU-57 लेना है या F-35 लेना है, लेकिन F-35 की जो टीम आने वाली थी, लॉकहीड मार्टिन वाली, उसने अपना विज़िट कैंसल कर दिया। आई तो नो। अगर इनको चूज़ करना है SU-57 में से और F-35 में से, क्योंकि F-35 में ऑब्वियसली उनके दुनिया भर के कंडीशनैलिटीज़ हो गई। बिल्कुल होंगे, सॉरी। और कभी हुँ। भी वो हमें हार्म ट्विस्ट कर सकता है, कभी भी हमारे ऊपर और सैंक्शन लगा उनके सकता है। किल स्विच या सब कुछ बोलते हैं साहब, ये किल स्विच होता है क्या कुछ चीज़? इज़ देयर अ किल स्विच? आई डोंट थिंक सो, मैंने तो सर सुना नहीं है ना। हुँ, देखिए, हमारा टेक्नोलॉजी टेक्निकल में हम बहुत स्ट्रांग है। सो जब हवाई जहाज का रिपेयर वगैरह करना होता है, तो हम पहले कोशिश करते हैं कि खुद ही रिपेयर कर लें, अब्रॉड भेजने से अच्छा। और हुँ, दूसरी बात, हम या फिर लोकल वेंडर्स को डेवलप करते हैं लोकली रिपेयर करवाने के लिए, कोई भी बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो। जैसे इसकी जो सब सिस्टम्स हैं, जैसे आपका जैमर हो गया, एलिंट पॉड्स हो गए, या फिर रडार वार्निंग रिसीवर हो गया, या फिर इसके वेपन के जो इंटरफेसेस कार्ड्स हो गए, ये सारी चीजें अभी मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मिराज 2000 का जो लाइन है, रिपेयर लाइन, हमारा लगभग लगभग 99% इंडिजिनस है। हम ये लोगों के पास जाता है तो ये क्या करते हैं, कहते हैं कि ये बोर्ड खराब है, ये वाला नया बोर्ड ले लीजिए, और ये खुद बोर्ड रिपेयर भी नहीं करते हैं, ये उठा के फेंक देते हैं। दैट इज वाई इफ यू सी इन अमेरिका और यूरोप, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हमसे कई गुना ज्यादा है। हमारे यहाँ हुँ, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट बहुत कम है, क्योंकि हम हर चीज को यू नो रिपेयर करके इस्तेमाल करते हैं। हमारे यहाँ हर गली में आपको मोबाइल का रिपेयर का दुकान मिलेगा।
मैं ये तो पूरा ये यूएस पद्मनाभ घूमा। स्वामी लॉक वाले F-35 को इनको फेंक देना चाहिए, नया बैंक दे लो। देना चाहिए, या फिर जाके मन्नत मांगना चाहिए कि किसी तरह हमको निकलवा दो, हम 10 किलो सोना देंगे। क्योंकि पद्मनाभ स्वामी जो है सिर्फ सोना लेते हैं। आप इनको लड्डू वड्डू में तो फरका नहीं सकते आप। इसीलिए तो करेक्ट। पद्मनाभ स्वामी के यहाँ इतना सोना है, तहखाना आज तक नहीं खुला है। अगर खुल गया तो कहते हैं कि दुनिया से टोटल सोना का, सोने से ज्यादा सोना जो है वो तहखाने में है, ऐसा कहते हैं लोग। लेकिन बहुत समय से खुला नहीं है। तो पद्मनाभ स्वामी जो है बहुत बहुत पावरफुल है, आज के तारीख से नहीं। वो कई सदियों से वो पावरफुल है। ये चेरा हो, चोला हो, पांड्यास हो, ये सब वहाँ पद्मनाभ स्वामी के यहाँ मत्था टेकने आते थे। तो एक तो स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड भी है, और दूसरा कहते हैं कि वो पूरे क्षेत्र का वो एक तरह से ग्राम देवता टाइप है। पूरे क्षेत्र को वो प्रोटेक्ट किए हुए हैं। बहुत मान्यता है। मैं जब भी जाता हूँ त्रिवेंद्रम, वहां गए बिना मैं अपना आता नहीं, लौटता नहीं। मैं भले ही 2 घंटे के लिए जाऊं, बट वो वहां जाता ही हूँ जरूर। वो दो दो तरह के टिकट हैं। एक तो नॉर्मल लाइन है, जो अगर मेरे पास समय हो तो नॉर्मल लाइन में चला जाता हूँ। नहीं तो एक वीआईपी लाइन टाइप है, वो भी इतना महंगा नहीं है, 50 रुपए कुछ देना होता है। वो डायरेक्टली जाके आप उसको उनको जाके हेलो कर सकते हैं। तो अच्छा, अब वेरी गुड। ये लोगों को जाना चाहिए, कुछ चेन या फिर अंगूठी या कोई चीज देना चाहिए। तब तब स्वामी इनका लॉक बोलेंगे खुलेगा। तथास्तु। तब स्वामी बोलेंगे तथास्तु, जाओ बेटा C-17 लेकर के। हाँ, तो मैं ये पूछ तो रहा था कि ये जो चॉइस हम्म, ये बनाया जा रहा है SU-57 हम्म, वर्सेस F-35, तो F-35 में तो दुनिया भर का वो कंडीशनैलिटीज डालेंगे और सब चीज़ें करेंगे। आपको टीओटी भी नहीं देंगे, आपको कोई सोर्स टीओटी नहीं कोड भी नहीं देंगे। देंगे। वो ये एक प्रॉब्लम है, टीओटी नहीं देंगे। हाँ, टीओटी नहीं देंगे और आपके सोर्स कोड कुछ भी नहीं देंगे। SU-57 वाले तो कह रहे हैं कि साहब हम तो सब कुछ दे रहे हैं, आप खुद ही बना लो। इनफैक्ट मैं पिछले केस में भी आपसे डिस्कस कर रहा था। शुरू शुरू में पाक एफए करके इसका नाम हुआ करता था, हम इसके भागीदार थे। तो हम्म। हम काफी पैसा हमारा इसमें FGFA लगा। भी बोलते थे इसको, FGFA भी बोलते एफजीएफ थे से, इसको। फिफ्थ हम्म, जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट, उससे पहले हम्म, पाक पैक एफए बोलते थे। तो एनीवे, एरोडायनेमिकली, मनूवरेबिलिटी वाइज, सुपर क्रूज, डेटा फ्यूजन, इसमें आप, हमें दर्शक विश्वास नहीं करेंगे मेरी बात, इसमें रशियंस अमेरिकन से कई गुना ज्यादा है, बहुत। इनफैक्ट जब Su-30 हमने लिया था, सू हम्म। आप Su-30, एक एक Su-30 दूसरे Su-30 को मार ही नहीं सकता है। आप अच्छा। मिसाइल भी दबा देंगे, हाँ। यू कैनॉट डू अ फ्रैट्रिसाइड इन अ Su-30। नो Su-30 वेपन कैन किल अनदर Su-30, वो कैसे? इम्पॉसिबल। वो आपस में डेटा फ्यूजन है, बहुत अच्छा। बढ़िया डेटा फ्यूजन है, मैं बता रहा हूँ। रशियन की जो डेटा फ्यूजन टेक्नोलॉजी जो है, इट इज हाँ, टू गुड, टू रोबस्ट। तो ये सारी हमारे पास है, ये ऑलरेडी। हाँ, हम हाँ, हाँ, इसका हाँ। भी तो इसीलिए मेरा पैसा जो है अमका में लगा हुआ है। अमका में, मैं कह रहा था थोड़ी देर पहले, अमका में जो टेक्नोलॉजी हम ला रहे हैं 5th जनरेशन फाइटर के अंदर, जो कैरेक्टराइज्ड नहीं है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में, वो है ऑप्शनली पायलटेड। F-35 ऑप्शनली पायलटेड नहीं है। एमका हम बना रहे हैं, जब पायलट की जरूरत ना हो, एक बटन दबाएंगे, दरवाजा बंद करेंगे, रनवे पे छोड़ देंगे, वो जाएगा दूसरी जगह लैंड कर जाएगा अपने आप, बिना पायलट के। तो वो टेक्नोलॉजी ला रहे हैं उसमें। उसको भी हम FGFA ही कर रहे हैं, एक्चुअली स्पीकिंग वो FGFA होना चाहिए, 6th जनरेशन में आना चाहिए। वही मैं कह रहा था कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, बड़ा लूजली टर्म्ड टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है। किसी ने लिखा नहीं नहीं तो है, कहीं फिफ्थ लिखा में हुआ और भी नहीं सिक्स्थ में क्या फर्क है? फोर्थ और फिफ्थ में क्या फर्क है? फोर्थ में तो आपने, चलिए है। फिफ्थ फोर्थ में तो और, आपने बता दिया, स्टेल्थ और वो हाँ, RCS और ये सारी चीजें। फिफ्थ से सिक्स्थ में क्या फर्क इसमें कोई वैसे कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, कोई फॉर्मली कैरेक्टराइज नहीं है,
लेकिन फिफ्थ और सिक्स्थ में एक चीज का एडिशन जरूर किया है लोगों ने, वो है सारी चीजें एआई ड्रिवन होंगी और साइबर वॉरफेयर प्रूफ होंगी, जो फिफ्थ में ये कैरेक्टरिस्टिक्स कहीं मेंशन नहीं है। क्योंकि आप इन एनसीडब्ल्यू कहते हैं इसको, नेट सेंट्रिक वॉरफेयर, नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर में फाइटर एरोप्लेन भी एक एक जैसे चेस बोर्ड में वो होते हैं ना पीसेस, उसमें हम्म, एक पीस है वो फाइटर एरोप्लेन। अगर आज अगर हम बालाकोट स्ट्राइक की बात करें या जो आजकल जो हुआ था स्ट्राइक की बात करें, उसमें सारा एग्जीक्यूशन जो है फाइटर जहाज ने ही किया है, मतलब फ्रॉम टेक ऑफ टू एग्जीक्यूशन एंड कमिंग बैक। बाकी प्रणालियों की जो कंट्रीब्यूशन रही है वो रही है, कम रही है, 10 12 15%। बट जब आप सिक्स जनरेशन फाइटर की बात करते हैं, एआई ड्रिवन होगी, डेटा फ्यूज्ड होगी, साइबर वॉरफेयर प्रूफ होंगी या साइबर वॉरफेयर कर सकती होंगी, मतलब फ्रॉम द एरोप्लेन इटसेल्फ यू कैन हैक इनटू सिस्टम्स और डिसरप्ट सिस्टम्स और ओपन सम डैम डोर्स और स्विच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ अ पर्टिकुलर टाउन, ये सारी चीजें। और जो ज्ञान में बड़ा जोर है, जो हमारे जो आजकल चार्जर भी आ रहे हैं, ज्ञान चार्जर्स, जो गैलियम नाइट्रेट, गैलियम नाइट्राइड का एक ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी का जोर इसलिए है क्योंकि गैलियम नाइट्राइड अपने आप में, लॉट मेनी पीपल आर नॉट अवेयर, ईएमपी प्रूफ होती है कहीं हद तक। सो कोई ईएमपी बॉम्ब, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स बॉम्ब उसके आसपास कहीं फट जाए, या फिर न्यूक्लियर फॉर बॉम्ब फटते समय ये बिल्कुल पास में रहे हो, तो हो सकता है आज के जो टेक्नोलॉजी के जो बोर्ड हैं वो फ्राई हो जाए। ये जो गैन ट्रांजिस्टर वाले सिक्स जनरेशन फाइटर में ये होने की संभावना बहुत बहुत कम है। और जैसे मैंने बताया आपको, हम एमका में जो लाने की कोशिश कर रहे हैं ऑप्शनली पायलटेड, ये हम्म, एक्चुअली ये सिक्स जनरेशन फाइटर का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। मतलब आप अगर उसको ड्रोन की तरह इस्तेमाल करना है तो ड्रोन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, या पायलटेड इस्तेमाल करना है तो पायलटेड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ज्यादा जोर जो सिक्स जनरेशन फाइटर में है वो है, अपार्ट फ्रॉम डिस्प्ले, it should have something called human system integration. और ह्यूमन सिस्टम इंटीग्रेशन इज अ डिफरेंट कैन ऑफ वर्म। कहने का ये मतलब है, मैं क्या सोच रहा हूं, द एरोप्लेन शुड बी एबल टू सेलेक्ट दैट। अगर मैं बोलूंगा, मैं अच्छा, इफ ओहो, आई थिंक इन माई माइंड, सो हम्म, जो ईएम वेव्स है माइंड के, उसको रीड करके उसको इसमें कन्वर्ट करके, एग्जीक्यूटेबल्स में कन्वर्ट करके एक्ट करे, वो भी चीजें इसमें सिक्स जनरेशन फाइटर में बहुत जोर शोर से काम चल रहा है। एंड इनफैक्ट यू विल नॉट बिलीव इट, यू कैन select weapons even today or select things using your brain waves, EM waves of your brain. So EEG जो है, तो आपके हेलमेट के अंदर EEG होंगी, and ओहो, based on what you think, you should be हम्म। able to tell the aeroplane should be able to act accordingly. स्टार Apart from वॉर्स टाइप speech, सिनेरियो से लग रहा speech है भी तो। नहीं। मैं अभी मैं आपको क्या बताऊं, इसमें हमारा बहुत प्रोग्रेस हो चुका है। जो ईईजी रीडिंग में हमारा प्रोग्रेस टेक्नोलॉजिकली, आई वुडंट से इट इज मेच्योर्ड, अभी मेच्योर्ड लेवल पे नहीं है, लेकिन एकदम साईफाई मूवी के इतना जो प्रोग्रेस है वो आज के तारीख में एग्जिस्टिंग, और हम हम्म, इस पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हो सकता है इस एरिया में हम जल्दी से जल्दी दुनिया से कहीं गुना आगे निकल जाएं इन ओके, reading and converting brain waves into actionable intelligence. So उस पे एंड स्पीच, सो यू आर हम्म, नॉट गोइंग टू, आपने सुना होगा हॉटैस, हैंड ऑन थ्रॉटल एंड स्टिक। मतलब अगर स्टिक पकड़ूं, अगर थ्रॉटल पकड़ूं, सारा कमांड जो है, जैसे मिराज 2000 है, इज हॉटैस। अगर मुझे गन सेलेक्ट करना है, सो यहाँ पे एक स्विच है, रॉकिंग स्विच है, वो मैं इधर करूंगा तो गन, इधर करूंगा तो मिसाइल। ये वाला मैं बटन दबाऊंगा तो शैफ एंड फ्लेयर जो पीछे निकलता है,
वो इस बटन से निकलता है। इसमें भी दो जॉयस्टिक है। एक तो फ्लाइंग का जॉयस्टिक है, एक जॉयस्टिक रडार को कर्सिव करने के लिए, उसी को मैं प्रेस करता हूं तो वो लॉक ऑन हो जाता है। यहाँ गन है, यहाँ बॉम्ब बीआरएम बोलते हैं, बॉम्ब रिलीज मैकेनिज्म है, ये ऑटो पायलट डिस्कनेक्ट कनेक्ट है। सो सारी उंगलियां जो हैं आपके इस्तेमाल में आती हैं। तो आप फाइटर पायलट तो स्पेशली जो बिल्कुल मॉडर्न आपको जहाज जैसे बनाया है, कीबोर्ड पे आपको जैसे सीखते हैं उसी तरह से सीखना पड़ता होगा ट्रेनिंग में। उसी तरह से। एंड वी आर वेरी अडेप्ट इन यूजिंग ऑल 10 फिंगर्स। तो हमारी 10 उंगलियां गेम है। लेकिन फिफ्थ फिफ्थ में रफाल में भी है ये स्पीच वाला जो है, हम्म, रफाल में है, तो हम्म, कुछ हद तक हमने इसको इस्तेमाल में लाया है। 6th जनरेशन में इट इज गोइंग टू बी इजी एंड योर माउथ व्हाट यू से। हॉटास भी इज ओल्डर टेक्नोलॉजी हो जाएगा, सोचिए। my God. हॉटास नाम की चीज नहीं होगी, इट विल This बिकम is older technology. this is Imagine really if I thrilling. tell the aeroplane, pull 9G and roll out 360. In my mind, I think aeroplane will हम्म, do zing and roll out 360. Okay, whatever you see, lock on and show me. ठड़क लॉक ऑन करके मन में बोल रहा हूँ, बोल नहीं रहा हूँ मैं, सोच रहा हूँ मैं मन में। तो इसमें जो ह्यूमन नेटवर्क इंटरफेस है, इसमें आपको ट्रेनिंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है आपका माइंड ट्रेनिंग भी होगी। So, as part of fighter pilot training, you will also be training your mind for human system integration. You cannot be thinking of your girlfriend at that time. और अगर सोच लिया तो क्या होगा? हवाई जहाज से गर्लफ्रेंड को ले आएगा सामने। अरे मैंने ये चाइना ने एक पब्लिसाइज किया था 6th जनरेशन का जो प्रोटोटाइप। तो अ, ये तो बिल्कुल जैसे आपका ये B2 बॉम्बर है ना, विंगलेस। तो ये अ, विंगलेस टाइप का ये विंगलेस कैसे बना लिया है इसको? उसमें उसमें फिर उसका स्टेबलाइजेशन कैसे होता है? हाँ, विंगलेस वो कह भी रहा हूँ, एक बहुत सॉरी। अच्छा टेक्नोलॉजी वो वो है। आपका वो रडरलेस। ब्लेंडेड विंग, हुँ, रडरलेस ब्लेंडेड विंग। हुँ। इनफैक्ट हमने भी अभी आजकल में वी आर फ्लाइंग दैट, एक ड्रोन बना रहे हैं हम हमारे घातक। कंपनी में, जिसमें रडर नहीं है। अच्छा, तो आप ये, बना रहे हैं खुद? हुँ, हुँ। हाँ, वी हैव अ कंपनी, नो, ड्रोन बनाते हैं हम। तो अच्छा। रडरलेस इसलिए बनाते हैं, देयर आर टू रीजंस फॉर नॉट पुटिंग अ रडर। फर्स्टली, रडर देता है डायरेक्शनल कंट्रोल, डार्ट की तरह। सो हवाई जहाज ऐसे जा रहा है, रडर हो तभी वो डायरेक्शनली एक जगह पकड़ के रखेगा। मतलब मैं अगर नॉर्थ में छोड़ूं तो इधर उधर ड्रिफ्ट नहीं करेगा। ओह! रडर का वही वर्टिकल काम है। स्टेबलाइज़र भी तो होता है, वर्टिकल जो ऊपर-नीचे करता है आपको। वर्टिकल स्टेबलाइजर और रडर वही है। वर्टिकल स्टेबलाइजर इज द नॉन मूविंग पार्ट ऑफ द फिन। हुँ, The moving part of the fin is called rudder. The non-moving part of the fin is called vertical stabilizer, including the rudder. हुँ, On how far it is from the CG and what kind of directional stability you are looking at, उसकी size और shape होती है। लेकिन rudder अपने आप में except providing directional stability, उसका कोई और function नहीं है। तो खामखा ड्रैग प्रोड्यूस करता है। और सबसे बड़ी बात, आपके साइड ऑन प्रोफाइल जो है ना, एरोप्लेन का जो साइड ऑन प्रोफाइल है, उसमें एयर टू एयर रडार में पकड़ में आ जाता है। रडार रडार इज अ वेरी बिग रिफ्लेक्टिव सरफेस व्हेन यू लुक एट अ एरोप्लेन फ्रॉम साइड। साइड से आप देखते हैं हवाई जहाज एकदम स्लीक है, सामने से देखते हैं एकदम स्लीक है, कोई रडार ऊपर से या नीचे से तो नहीं मार। बट द ओनली एक्यूलीज हील्स जो है फाइटर जहाज में, वो है फिन, रडार हुँ। और वो जो वर्टिकल स्टेबलाइजर जिसको कहते हैं। वो एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है, जिसको सॉर्ट आउट करने के लिए इन्होंने पूरा फिन हटा दिया। और डिफरेंशियल जो एलेरॉन है ना, हुँ, एलेरॉन क्या करता है, अभी मैं इसमें ज्यादा टेक्निकल जा रहा हूं। बेसिकली हुँ, यूजिंग एलेरॉन यू कैन कंट्रोल द डायरेक्शन विदाउट पुटिंग ऑन बैंक। एक तो ऐसे बैंक टर्न,
अगर हवाई जहाज ड्रिफ्ट कर रहा है तो बैंक करिए ऐसे जाइए, बैंक करिए ऐसे जाइए, है ना? तो पायलट अंदर जो बैठा है वो हमेशा ऐसे ऐसे ही करता रहेगा। या वेपन अगर एम कर रहे हैं हम लोग सटीकता से, वो वेपन भी इधर उधर जाएगा, क्योंकि हमेशा ये बैंक टर्न करता रहेगा। नहीं, बिना बैंक के, by moving the aileron differentially, it is able to create a kind of a drag which is able to keep the direction constant. It is possible only using very high speed computing capability. ये है फिनलेस। तो सिक्स जनरेशन में फिन भी नहीं होगा, और सिक्स जनरेशन की बियॉन्ड विजुअल रेंज वेपन तो होंगी ही होंगी, उसके अलावा डीडब्ल्यू भी होगी, लेजर गाइडेड वेपन, या लेजर वेपन, लेजर एज अ वेपन, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एज अ वेपन। सो आपको लेजर से भी मार पाएगा, वो ईएम से भी मार पाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है उसको भी कॉन्सेंट्रेट करके आपको मार सकता है। ये सारी चीजें सिक्स जनरेशन फाइटर में होंगी, और भी जो नए टेक्नोलॉजी तब तक जो आएगा वो भी हम उसमें इनकॉर्पोरेट करेंगे। तो ये बट एमका में फिन होगा कि नहीं होगा? अभी तो है, बिकॉज एमका एफजीएफए है, नॉट एसजीएफए। एसजीएफए हमारा आज के तारीख में सिर्फ ड्राइंग बोर्ड में है। तो अभी तक वेरी हमारा इंटरेस्टिंग। ड्राइंग नाउ बोर्ड में आई ही काम चलता है। टेक यू बैक हम्म, साहब कि यू हैव टू टेक अ हम्म। डिसीजन कि भाई 3 स्क्वाड्रन लेने हैं 5th जनरेशन तो के, कौन सा लें? तो कौन सा लें? मैं तो बोलूंगा कि एक 4 स्क्वाड्रन लें, 2 F-35 लें और 2 Su-57 लें। F-35 अच्छा। का इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्नोलॉजी उठा के Su-57 में लगाएं, क्योंकि F-35 एज एन एयरक्राफ्ट इज अ लेमन। कोई डाउट नहीं है इसमें, इतना क्रैशेस हुआ है। सिंगल इंजन फाइटर आज के इन्होंने पता नहीं क्या सोच के सिंगल इंजन लगाया है उसमें। आई डोंट नो व्हाट वर दे थिंकिंग। जबकि F-14 से लेके F-18 से लेके F-15 स्ट्राइक ईगल से लेके सारा ट्विन इंजन बनाया इन्होंने। सडनली 22 इन्होंने भी, ये डिसीजन, F-22 भी। F-22 भी ट्विन इंजन है। सडनली इन्होंने ये स्टूपिड डिसीजन लिया क्यों, मुझे अभी तक नहीं समझ में आ रहा। मे बी कॉस्ट कटिंग, मे बी एफ साइज, एफ आई डोंट नो। सिक्सटीन को अपग्रेड कर दिया इन्होंने, F-16 को। हाँ, F-16 का भी देख, कोई भी सिंगल इंजन फाइटर इज समथिंग दैट इन टुडेज मॉडर्न एज आपको करना नहीं चाहिए। इट्स अ वेस्ट। तो अगर उसका इलेक्ट्रॉनिक्स हो, F-35 का इलेक्ट्रॉनिक्स Su-57 में हो, जो हम कर सकते हैं, तो आप सोचिए कितना। लाइक Su-30 में हमारा अपना इलेक्ट्रॉनिक्स है। Su-30 में एल्टा की चीजें हैं, इंडिया की चीजें हैं, रशिया की चीजें हैं। Su-30, इंडियन Su-30 इज अ डिफरेंट बीस्ट ऑल टुगेदर। लोगों को अस्त्रा ओके। मारेगा भी, रुद्रम मारेगा, सोचिए। रुद्रम 360 किलोमीटर वाला, ओके। 700 किलोमीटर है सिर्फ, वो भी वाइडेस्ट एंड में पाकिस्तान 700 किलोमीटर है। तो लेकिन चलिए, इस्लामाबाद आपके और पास ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तब क्या करेंगे? आपको दोनों में से एक ही लेना एक ही लेना है। ये आप मुझे असमंजस में डाल दिए हैं। मैं तो है। बोलूंगा मैं तो बोलूंगा गो द चाइनीज वे। जस्ट एक स्क्वाड्रन खरीदो और कॉपी मारो। बाय वन स्क्वाड्रन एस यू एंड फिफ्टी कॉपी इट। सेवन हम यूज टू भी हैं, हालांकि भी केम आउट ऑफ दैट प्रोग्राम, बट ये SU-30 का ही तो अब एक तरह से एक्चुअली स्पीकिंग, हवाई जहाज इज नॉट समथिंग एक्सेप्ट फॉर रेडार आरसीएस। हवाई जहाज अपने आप में, उसका ढांचा जो है, अपने आप में इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना उसके अंदर का सामान। वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। हवाई जहाज एक शॉपिंग बैग की तरह है। आप शॉपिंग बैग खाली ले जाएं, खाली ले आए, उसका वैल्यू खाली है। उसमें क्या डालते हैं? और ओके। Su-57 में कम चीजें डली हुई हैं, F-35 में बहुत ज्यादा चीजें डली हुई हैं। बट बैग छेद है, आपको बैग के नीचे ऐसे ऐसे हाथ लगा के लाना पड़ेगा। छेद वाला बैग है वो।
तो आप समझ रहे हैं ना, दर्शकों को भी हाँ, समझाना समझना जरूरी है ये। हम्म। इन्होंने बहुत बढ़िया बढ़िया हाँ, चीज लेकिन जो है बहुत खराब बैग में अमेरिका डाल दी। तो फिर आपको अगर देगा तो फिर तो वो आपके सिस्टम में पूरा घुसने का ओवरसाइट का पूरा वो करेगा। वो तो आप नहीं दे सकते ना, यू आर नॉट पाकिस्तान। वी आर नॉट, आई डोंट थिंक वी आर लुकिंग एट इवन F-35, लेट मी टेल यू। ओके। क्योंकि इनकी कंडीशंस ऐसी होती है ना, कंडीशंस हम्म। अप्लाई। हम्म। ये कंडीशंस अप्लाई में कहीं कहीं देश बर्बाद हो चुके हैं। हम्म। आई मीन, ये लोगों को ट्रस्ट करना मतलब अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। इनको करेक्ट। ट्रस्ट नहीं कर सकते आप, ठीक है, तो कब पलट जाएं। आई कैन रीड बिटवीन द लाइंस योर या कंक्लूजन। थैंक यू। बिल्कुल। अच्छा, ये जेट इंजन का क्या चल रहा है, ये बताइए थोड़ा हमें। देखिए, आगे मैं लौट के आता हूँ। जो कावेरी के दो दो वर्जन है इंजन के। तो कावेरी इंजन जो हम बना रहे हैं, दोनों दो वर्जन बना रहे हैं, दोनों बहुत ही विभिन्न है एक दूसरे से। दे आर हम्म। नॉट द सेम इंजन। तो दूसरा इंजन अभी हम IL-76 में डाल के टेस्टिंग करने का हमको परमिशन मिल गया है। हम्म। और इसकी मेटलर्जी और फ्रांस का जो हेल्प है इसमें बहुत सराहनीय है। फ्रेंच हैव बीन वेरी गुड फ्रेंड्स विद अस। आज नहीं, जब से हमारा आई मीन 47 के बाद से आप देखिए, दर्शकों को पता नहीं होगा, वन ऑफ द फर्स्ट फाइटर एरोप्लेन्स रशियन नहीं था, फ्रेंच था। तूफानी जो आया था हमारे पास, ऑरिगन। ऑरिगन हमें उस समय दिया गया था जब ऑरिगन मेन फाइटर था फ्रांस का। उन्होंने ऑरिगन दिया, ट्रेनिंग दी। अगर शुरू शुरू के जो टैक्टिकल ट्रेनिंग, हमारा जो CCM बोलते हैं, क्लोज कॉम्बैट मेथड, जो क्लोज कॉम्बैट टैक्टिक्स जो है जेट इंजन, जेट में गन्स में कैसे करना है, मिसाइल्स में कैसे करना है, ये सारी चीजें हमने, ये फ्रांस का देन है। आज भी हम फ्रेंच यहाँ आते हैं, ग्वालियर में बहुत आते हैं लोग, हमारा बहुत अच्छा। दे आर नॉट लाइक कि कंडीशन अप्लाई वाले लोग नहीं है। पैसे का भूखे हैं जरूर, और पैसा इनको चाहिए, बट एक बार उन्होंने जुबान दे दिया कि इतने पैसे में हम ये चीज आपको देंगे, तो वो चीज आपको देंगे। और बोलेंगे इतने समय में देंगे, तो इतने समय में देंगे। हमारा एक बार, आपको याद होगा संजय जी, अब कमीशन हुए होंगे, अब तब वो इसमें आए ही होंगे, तब एक हैंगर कोलैप्स का न्यूज सुना होगा आपने, ग्वालियर में हाँ, हैंगर हाँ, हाँ। कोलैप्स हो गया था, बहुत सारे जहाज क्षति के उसमें टूटे थे। 3 महीने में हमसे बिना कोई पैसे लिए उन्होंने रिपेयर करके दिया हमको, जबकि हैंगर हमारा कोलैप्स जो है वो हमारा गलती था। हमारी MES ने उसको इतना अच्छा नहीं बनाया था, या MES के कॉन्ट्रैक्टर्स ने, जैसे अभी ब्रिज गिरा ना, उस तरह से हम्म। बनाया था लोगों ने। अच्छा। तो हैंगर कोलैप्स हमारी गलती थी, लेकिन they didn't take any money from us. So France have been a very good all-weather friend, जिसकी वजह से हमारा कावेरी इंजन में आज तेजी अगर दिख रहा है, वो इनकी वजह से दिख रहा है। दे आर वेरी गुड पीपल। सो कावेरी इंजन एमका में आ जाए भगवान पद्मनाभ स्वामी, तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। ओके, ओके, ओके। अ, तो वाह, चलिए आज के डिस्कशन को अब यहीं पे करते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा टेक्निकल तो नहीं हुआ संजय जी? मेरे को तो ये आ रहा है फीडबैक कि इतना ही टेक्निकल चाहिए। अच्छा। ठीक। बट आप अपने सोच को संभालना होगा। गर्लफ्रेंड के बारे में क्या सोचना। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, दर्शकों को भी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बात